नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी साल 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था। इसमें बैठे हैं 7 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें से एक इंडिया के लिए बहुत खास है, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद वापस धरती पर लौट रहे हैं और इनके परिवार और दोस्त इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन सब के लिए ये फ्लाइट बड़ी खास है, लेकिन नासा के लिए ये एक बहुत ही आम रूटीन फ्लाइट है, क्योंकि स्पेस मिशन कोलंबिया प्रोग्राम की ये 28वीं फ्लाइट है। 8:44 स्पेस शटल धरती की एटमॉस्फेयर में री एंट्री मारता है। सभी सिस्टम्स एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। धरती पर स्पेस सेंटर में मौजूद है कैप्सूल कम्युनिकेटर कैपकॉम चार्ली होबॉक। ये वो इंसान है जो स्पेस शटल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद चार्ली होबॉक स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के साथ टायर प्रेशर की रीडिंग्स को लेकर बात करते हैं। Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. Instrumentation, Max. दूसरी तरफ से मिशन कमांडर रिक हस्बैंड अपना जवाब दे रहे थे कि अचानक से लाइन कट हो जाती है। उनकी तरफ से सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, रॉजर, और उनका जवाब अधूरा रह जाता है। चार्ली होबॉक दोबारा से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। 10 मिनट बीत जाते हैं, कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं। Columbia, Houston, UHF, com check. स्पेस सेंटर में मौजूद नासा की ये टीम इस बात से अनजान है कि कोलंबिया स्पेस शटल में एक धमाका हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद कैनेडी स्पेस सेंटर पर एक कॉल आती है। जरा टीवी ऑन करके न्यूज चलाओ। न्यूज में कुछ ऐसे दृश्य दिख रहे थे। They've lost contact. We can only hope that what we're seeing is not the worst. जमीन पर मौजूद कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें यह दिखाई दे रहा था मानो एक कॉमेट सा गिर रहा हो। चमकीली सी रोशनी ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर और टुकड़ों में बिखरने लगता है। इस चमकीली सी रोशनी के बिखरे हुए हिस्से धरती की तरफ गिर रहे हैं। 9:12 टेक्सास स्टेट में स्पेसशिप के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। नासा को अब तक एहसास हो गया था कि यहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हुआ है। कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश देश को एड्रेस करते हैं। My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. सातों के सातों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं और इनमें से एक थी 40 साल की इंडियन बॉर्न अमेरिकन कल्पना चावला, एक ऐसी महिला जिनकी दास्तां पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन गई। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में एक कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था। इनके पेरेंट्स बनारसी लाल चावला और संज्योति चावला पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से इंडिया आए थे और कल्पना इनकी चौथी और सबसे छोटी संतान थी। जब इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो कोई फॉर्मली नाम नहीं दिया गया था इनको। घर पर इनको मोंटू करके पुकारते थे। जब उसकी बड़ी बहन स्कूल लेके गई, नाम पूछा तो हमने बोला नाम तो रखा ही नहीं है। घर का नाम उसका मुंटू मुंटू ही बोलते थे सब उसको। तो जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने अपना नाम खुद ही चुना, कल्पना, जिसका मतलब हो सकता है इमेजिनेशन। उस वक्त किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि ये छोटी सी बच्ची आगे जाकर अपनी जिंदगी में क्या कर दिखाएगी। इनके भाई संजय चावला बताते हैं कि समाज के साथ इनकी जद्दोजहद बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैं इन लड़कों को दिखा दूंगी, मैं कोई ऐवी लड़की नहीं हूँ। संजय कहते हैं कि एक बहुत ही डिटरमाइंड लड़की थी। 1960s का जमाना इमेजिन करो। आज के दिन भी हरियाणा में कई जगहों पर मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। उस जमाने में तो क्या होता होगा। कल्पना चावला को स्पेस में दिलचस्पी आसमान में उड़ते हुए प्लेन्स को देखकर हुई थी। बचपन में अपने पिताजी के साथ लोकल फ्लाइंग क्लब में जाती थी और इनके पेरेंट्स ने इनकी इस दिलचस्पी को नोटिस करना शुरू किया। लेकिन आगे जाकर जब वो बड़ी हुई तो इनके पिता और इनके प्रोफेसर्स और टीचर्स सभी का यह कहना था कि इस प्रोफेशन को परस्यू मत करो, लड़कियों के लिए इस करियर पाथ में कुछ नहीं रखा। संजय चावला बताते हैं कि सबके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक था। सबने उसे डिस्करेज करने की कोशिश करी कि मत करो ये,
लेकिन कल्पना को कोई रोक नहीं सका। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करती हैं और उसके बाद चली जाती हैं ये अमेरिका अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से। इवन दो इनके पिता इसको लेकर भी डिसअप्रूव कर रहे थे कि बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहिए। Because I lived in India in a very small town and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college. आगे चलकर साल 1988 में ये पीएचडी भी कर डालती हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। इस वक्त इनकी उम्र करीब 26 साल थी और नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में ये काम करने लगती हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन फ्लूइड डायनेमिक्स एयरक्राफ्ट की, यानी इस चीज को स्टडी करना कि जो हवा है वो फ्लूइड की तरह किस तरीके से फ्लो करती है एयरक्राफ्ट्स के विंग्स के अराउंड और चारों तरफ से। इनके पास ढेरों पायलट के लाइसेंसेस थे, एयरप्लेन्स, ग्लाइडर्स और सी प्लेन्स सब उड़ाना जानती थी। साल 1991 में ये अमेरिकन सिटीजन बन जाती हैं और 1994 में नासा 4000 एप्लीकेंट्स में से 20 लोगों को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करती है, जिनमें से एक कल्पना चावला भी होती है। नवंबर 1997, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद कल्पना अपनी पहली उड़ान भरती है स्पेस। कोलंबिया प्रोग्राम के अंडर फ्लाइट STS-87 इस स्पेस शटल में बैठकर ये 250 से ज्यादा ऑर्बिट्स लगाती हैं धरती के, 2 हफ्ते तक स्पेस में रहती हैं। STS का फुल फॉर्म स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये ऑफिशियल नाम था नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम चौथा ऐसा प्रोग्राम था जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स होती थी। पहला प्रोजेक्ट मर्करी, फिर प्रोजेक्ट जेमिनी और फिर सबसे फेमस वाला अपोलो प्रोग्राम और फिर ये वाला प्रोग्राम जो साल 1981 में शुरू हुआ। ये इतिहास का सबसे लंबा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था जो 2011 तक चला। यहाँ नासा का फोकस था रीयूजेबिलिटी, एक ही स्पेस शटल को बार बार ऊपर नीचे लेकर आया जाए, हर बार नए स्पेस शटल्स बनाने की जरूरत ना पड़े। 2 मेन स्पेस शटल्स थे जो इस प्रोग्राम में यूज किए गए। पहला था चैलेंजर और दूसरा कोलंबिया स्पेस शटल। इस कोलंबिया डिजास्टर के बाद डिस्कवरी, एटलांटिस और एंडेवर स्पेस शटल्स भी इस्तेमाल किए गए, जो कि आज के दिन आपको म्यूजियम्स में मिल जाएंगे। इन सभी में से कोलंबिया पहला स्पेस शटल था जो स्पेस में गया अप्रैल 1981 में। डिजास्टर से पहले 27 सक्सेसफुल मिशन ये कंप्लीट कर चुका था। अब आप यहां सोचोगे क्या एक शटल को इतनी बार यूज करना सेफ था? क्या यही कारण तो नहीं है इस डिजास्टर के पीछे? जवाब है नहीं। STS प्रोग्राम को स्पेसिफिकली रीयूजेबिलिटी के लिए ही डिजाइन किया गया था। हर फ्लाइट के बाद एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था शटल्स को इंस्पेक्ट करने का, रिपेयर करने का और इन्हें रिफर्बिश करने का। कोलंबिया हादसे के पीछे जो एक्चुअल कारण था वो एक बहुत ही माइनर रीजन था, जिसकी बात आगे वीडियो में करते हैं। लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट इस STS प्रोग्राम में कुछ गलत नहीं था। कोलंबिया स्पेस शटल की जो 24th फ्लाइट थी वो कल्पना चावला की पहली स्पेस फ्लाइट थी। STS-87 इसमें वो मिशन स्पेशलिस्ट का काम कर रही थी। फ्लाइट में एक रोबोटिक आर्म की वो मेन ऑपरेटर थी। इस फ्लाइट में उनका काम था एक रोबोट आर्म को ऑपरेट करना जो स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करे, एक ऐसी सैटेलाइट जिसे भेजा जाएगा सूरज की बाहर की लेयर को स्टडी करने के लिए। लेकिन इस मिशन के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल सा जाता है। 1360 किलो की ये सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती है और ये उसे रिट्रीव नहीं कर पाती। 3 दिन बाद एक स्पेस वॉक करके इस सैटेलाइट को वापस लाना पड़ता है। लेकिन बाद में नासा के साइंटिस्ट इन्हें एक्चुअली में कांग्रेचुलेट करते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की मैगजीन को बताती हैं, केसी यू डिड अ ग्रेट जॉब। बहुत बड़े सीनियर एस्ट्रोनॉट्स ने उन्हें ये कहा था। पता चलता है कि गलती उनकी नहीं थी बल्कि शटल क्रू में मौजूद किसी और की गलती थी। इस सक्सेसफुल मिशन के चलते कल्पना पहली इंडियन ओरिजिन औरत बन जाती है स्पेस में जाने वाली और पहली साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन भी। उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल ने इन्हें कांग्रेचुलेट भी किया था। Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you, each one of us who has done such a pioneering work. Thank you, sir. Thank you very much. और कल्पना खुद कैसा फील कर रही थी पहली बार स्पेस में जाकर? उनका कुछ ऐसा कहना था। जब आप आसमान की तरफ देखते हो, तारों और गैलेक्सीज की ओर, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी छोटे से जमीन के टुकड़े के हिस्से नहीं हो, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम, पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। मतलब किसी शहर, किसी देश या किसी कॉन्टिनेंट से पहले हम इंसान पूरी धरती और सौर मंडल को बिलोंग करते हैं। ये फ्लाइट 16 दिन तक चली थी और इसमें कई और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी करे गए, जैसे कि ये देखा गया कि माइक्रो ग्रेविटी में प्लांट की रिप्रोडक्शन कैसे काम करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प वो एक्सपेरिमेंट्स थे जो इनकी दूसरी और आखिरी फ्लाइट में करे गए क्रैश से पहले। 16 जनवरी 2003 सुबह के 10:29 कोलंबिया स्पेस शटल आखिरी बार इस धरती से रवाना होता है।
ये मिशन ओरिजिनली 2001 के लिए प्लान किया गया था और 13 बार डिले हुआ। फाइनली 2003 में जाकर केनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च होता है। मिशन STS-107, इसमें टोटल में 7 एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें लीड कर रहे थे कमांडर रिक हस्बैंड। एक पेलोड कमांडर थे माइकल एंडरसन और 3 मिशन स्पेशलिस्ट थे जिनमें से एक कल्पना चावला थी। पायलट थे विलियम मैककूल और इजराइल स्पेस एजेंसी से एक इलान रामोन भी थे जो पेलोड स्पेशलिस्ट थे। इन एस्ट्रोनॉट्स का मिशन था 24 घंटे नॉनस्टॉप एक्सपेरिमेंट्स करना। अब नॉनस्टॉप का मतलब ये नहीं कि बिना सोए, बल्कि शिफ्ट्स में काम करके ऑब्वियसली। 16 दिन तक जिस समय स्पेस में रहे इन्होंने करीब 80 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइफ साइंसेज, मटेरियल साइंस और फ्लूइड फिजिक्स के। कल्पना चावला फोकस कर रही थी माइक्रोग्रेविटी पर कि कैसे स्पेस में कंबशन होती है, कैसे आग को सप्रेस किया जा सकता है, कैसे क्रिस्टल ग्रोथ होती है और इवन प्रोस्टेट कैंसर कैसे ग्रो करता है स्पेस में। ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए ये चीज काफी दिलचस्प थी क्योंकि धरती पर मौजूद लेबोरेटरीज में जब सेल्स ग्रो करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल मोनो लेयर्स में ग्रो करते हैं कल्चर डिशेस में, लेकिन स्पेस में सेल्स 3 डायमेंशंस में ग्रो करते हैं स्फीयरॉइड्स की शेप में। सिमिलर तरीके से हमारी बॉडीज में कैंसर के ट्यूमर्स भी बनते हैं, तो इससे ट्यूमर बिहेवियर को समझने में काफी मदद मिली। इस मिशन में स्पेस हैब नाम की एक कंपनी ने भी नासा के साथ कोलैबोरेट किया था जिसकी मदद से दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, कंपनीज और सरकारी एजेंसीज स्पेस में अपनी रिसर्च कर सकती थी बिना खुद से स्पेस में जाए। मतलब उनके बिहाफ पे ये एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इजराइल, जापान, यूएसए जैसे देशों के 6 स्कूलों से बच्चों को लिया गया जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करवाना चाह रहे थे इन एस्ट्रोनॉट्स से। स्पाइडर्स, सिल्क वॉर्म्स, ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स, मछलियां, मधुमक्खियां, एंट्स, ये सब कैसे रिएक्ट करते हैं स्पेस में, बच्चे जानना चाहते थे और इसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। फूलों को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली इन एक्सपेरिमेंट्स में कि जो सुगंध इन फूलों की होती है धरती पर, स्पेस में उनकी स्मेल ही बदल जाती है। क्योंकि मिशन के दौरान भी कॉन्स्टेंटली सारा डेटा धरती पर ट्रांसमिट किया जा रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली 30% जो डेटा था इन एक्सपेरिमेंट्स का उसे सेव किया गया और कलेक्ट करके ग्राउंड स्टेशंस में रखा गया। कुछ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस भी रिकॉर्ड किए गए जो बच्चों को वापस भेजे गए, जैसे कि चींटियों को लेकर और क्रिस्टल्स को लेकर। लेकिन 40 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका कोई डेटा वापस नहीं मिल पाया इस हादसे की वजह। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर राउंड वॉर्म्स का एक लाइव ग्रुप था जो इस डिजास्टर को सर्वाइव कर गया सिर्फ कुछ माइनर हीट डैमेजेस के साथ, क्योंकि इन्हें एक एल्यूमिनियम के कैनिस्टर्स में रखा गया था। और हादसे के बाद जो टूटे हुए पीसेस रिकवर किए गए स्पेस शटल के, उनमें 5-6 ऐसे कैंस पाए गए जिनकी पेट्री डिशेस में ये राउंड वॉर्म्स जिंदा थे। आगे चलकर जो मिशंस हुए, जैसे कि 2011 में स्पेस शटल एंडेवर का STS प्रोग्राम का सेकंड लास्ट मिशन हुआ, उसमें इन राउंड वॉर्म्स के कुछ डिसेंडेंट्स को उसमें भेजा गया। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर, आखिर क्या कारण था इस बड़े हादसे के पीछे? क्या पायलट ने कुछ गलती करी या फिर किसी और क्रू मेंबर ने कुछ जल्दबाजी में गलती से कुछ डिसीजंस ले लिए? किसी एस्ट्रोनॉट की कोई गलती थी? सच बात यह है दोस्तों कि इनमें से कोई भी कारण नहीं था। कोलंबिया में मौजूद इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में से किसी ने कोई भी गलती नहीं करी थी और इन सबको हादसे से कुछ 3 से 4 मिनट पहले तक कोई अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखिए, हादसे से कुछ मिनट पहले की रिकॉर्डिंग है ये। Definitely don't want to be outside now. Like we did before. I have to back my point. एस्ट्रोनॉट्स हंसी मजाक कर रहे हैं, कल्पना चावला भी कुछ बात कर रही हैं। ये सिर्फ 8:58 पर ही था कि यहाँ बैठे एस्ट्रोनॉट्स को एक इंडिकेशन मिलता है कि सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। कोलंबिया के बैकअप फ्लाइट सॉफ्टवेयर ने डिस्प्ले पर कुछ मैसेजेस दिखाए, ये बताने के लिए कि स्पेस शटल के लेफ्ट साइड वाले लैंडिंग गियर के 4 पहियों पर प्रेशर लॉस हो गया है। और ये वार्निंग एग्जैक्टली 1 मिनट पहले आई थी, उस समय से जब कोलंबिया ने धरती से सिग्नल खो दिया था। जमीन पर बैठे कैपकॉम इसी चीज को लेकर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब कैसा लगेगा अगर मैं कहूं, हालांकि एस्ट्रोनॉट्स को कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, लेकिन नासा में कुछ लोग इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर जानते थे। हादसे से 1-2 घंटे पहले नहीं, बल्कि पूरे 16 दिन पहले उनको ये चीज पता थी जिस दिन ये शटल लॉन्च हुई थी।
बात यह है कि कोलंबिया की लॉन्च के 81 सेकंड बाद एक फोम का छोटा सा टुकड़ा शटल से अलग होकर लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा गया था। यह फोम उनमें से था जिसको यूज किया जा रहा था कोलंबिया के एक्सटर्नल टैंक को मेन शटल से कनेक्ट करने के लिए। ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं था, सिर्फ 60 सेंटीमीटर लंबा और करीब 40 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसका वजन सिर्फ 750 ग्राम था, लेकिन ये लेफ्ट विंग पर जाकर इतनी तेजी से टकराया कि इसकी वेलोसिटी उस वक्त एस्टिमेट करी जाती है कि 700 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में होगी। इस चीज के होने के 2 से 3 दिन बाद नासा के कुछ इंजीनियर्स ने एसटीएस प्रोग्राम के मैनेजर रॉन डी डिटरमोर को बोला कि पिक्चर्स लिए जाएं इस डैमेज को पता करने के लिए कि यहाँ क्या डैमेज हुआ है स्पेस शटल को। हम अपनी अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियर्स ने बताया कि चीफ ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। यही कारण है कि जब ये चीज बाद में पता चली तो हादसे के बाद अप्रैल 2003 में इन्होंने अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया, अपनी गलती स्वीकार करते हुए। 2008 में आई स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैबेज और विलियम हार्डवुड की किताब कॉमचेक ने यह बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस तैयार थी अपने स्पाई कैमरास इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ऑफिशियल्स ने मना कर दिया था। एक इंटरनल कमीशन बनाया गया था इस चीज में जांच करने के लिए, जिसका नाम था कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, शॉर्ट में CAIB। अगस्त 2003 में इस कमीशन ने अपनी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये कोलंबिया डिजास्टर क्यों हुआ था और किस कारण की वजह से हुआ था। इस रिपोर्ट में एक बार फिर से मेंशन किया गया था नासा की नेग्लिजेंस को, नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट चीफ विलियम रेड्डी का फेलियर, इस ऑफर को ना एक्सेप्ट करना कि स्पाई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हम शटल के डैमेज को देख लें। यही कारण कि इस डैमेज को जांचा नहीं जाता और अगले 15 दिन तक ये मिशन एज पर प्लान चलता है, अंटिल 1 फरवरी जब मिशन खत्म होने के बाद स्पेस शटल को धरती पर वापस लौटना था। स्पेस शटल के लेफ्ट विंग पर ये जो डैमेज हुआ था इसकी वजह से एक छोटा सा होल आ गया था और धरती के एटमॉस्फेयर में नीचे आते हुए ये डैमेज और बड़ा होता गया। एक छोटे से होल की वजह से हवा लीक करने लगी और आमतौर पर एक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो स्पेस शटल के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन हवा की वजह से ये होल और बड़ा होता गया और देखते ही देखते एक सूटकेस जितना बड़ा इंसुलेशन का पीस टूट चुका था। कोलंबिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब बाहर की आग और गैसेस से एक्सपोज हो रहा था। इसकी वजह से पहले लेफ्ट विंग में लगे सेंसर्स काम करना बंद कर जाते हैं, टेम्परेचर रीडिंग्स नहीं मिल पाती, फिर टायर प्रेशर की रीडिंग्स गायब हो जाती हैं और देखते ही देखते ये स्पेसक्राफ्ट टुकड़ों में बिखरने लगता है। जमीन पर मौजूद लोग इस वीडियो को कैप्चर करते हैं जिसमें ब्राइट फ्लैशेस दिखते हैं। एक छोटे से फोम के टुकड़े की वजह से ये पूरा हादसा होता है और 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीज भी मेंशन करनी जरूरी है कि 2003 में जो CAIB की रिपोर्ट निकली थी इसने बताया कि ऐसे फोम स्ट्राइक्स रेगुलरली होते हैं स्पेस शटल के लॉन्चेस में। 79 मिशंस जिनकी फोटोज अवेलेबल थी लॉन्च के दौरान, उनमें पाया गया कि 65 में ऐसी फोम स्ट्राइक्स पहले भी देखने को मिली हैं। तो बड़ी कॉमन चीज थी ऐसे फोम स्ट्राइक्स होना। लेकिन इस फोम स्ट्राइक के बारे में प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि यह टुकड़ा गलत समय पर गलत जगह जाकर टकरा गया। हादसे के 5 साल बाद दिसंबर 2008 में एक और रिपोर्ट सामने आती है, कोलंबिया क्रू सर्वाइवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इससे पता चलता है कि कैबिन प्रेशर डिस्टर्ब होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की मौत कुछ ही सेकंड के अंदर हो गई थी। जब कोलंबिया स्पेस शटल वायलेंट तरीके से बिखर रहा था तो उन्हें कोई हीट या डैमेजेस इस तरीके से सहने नहीं पड़े। इस रिपोर्ट में क्रू के आखिरी मिनटों को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी गई। क्या हुआ उन आखिरी मिनटों में? चारों तरफ वार्निंग साइंस और अलर्ट्स बज रहे थे, टायर प्रेशर की प्रॉब्लम, लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अगर कैबिन में बेहतर इक्विपमेंट मौजूद होती तब भी एस्ट्रोनॉट्स की जान नहीं बचाई जा सकती थी। The breakup of the crew module and the crew's subsequent exposure to hypersonic entry conditions was not survivable by any currently existing capability. इस हादसे के बाद नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए रोक दिया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोम रैम का जो डिजाइन था वो भी बदला गया। अब इस तरीके से डिजाइन बदल के किया गया कि इस तरीके से हादसा दोबारा ना हो सके। और थैंकफुली आज के दिन 20 साल बाद भी ऐसा कोई हादसा दोबारा नहीं हुआ है। आगे स्पेस शटल प्रोग्राम को तब तक कंटिन्यू रखा गया जब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनकर तैयार नहीं हो गया। जुलाई 2011 में जब इसे फाइनली खत्म किया जाता है तब तक 135 मिशंस इस प्रोग्राम में किए जाते हैं और ये 30 साल पूरे कर लेता है। इन 30 सालों में टोटल में 14 एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान गंवाते हैं अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स में, और इसी में से एक कल्पना चावला। इंडिया अपनी प्राइड को खो देता है, लेकिन कल्पना चावला का इम्पैक्ट लाखों लोगों की जिंदगी पर देखने को मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कल्पना इतनी पैशनेट थी साइंस एजुकेशन को लेकर कि वो चाहती थी कि इंडिया में हर लड़की को ऐसी एजुकेशन मिल सके।
यही कारण कि उन्होंने नासा को कन्विंस किया कि उनका जो सेकेंडरी स्कूल था करनाल में, टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके स्टूडेंट्स हिस्सा ले सके नासा के समर स्पेस एक्सपीरियंस प्रोग्राम में। 1998 के बाद से हर साल ये स्कूल 2 लड़कियों को अमेरिका भेजता था ह्यूस्टन में, फॉर द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन यूनाइटेड स्पेस स्कूल। और कल्पना चावला इन लड़कियों को अपने घर भी बुलाती थी डिनर करने के लिए। नासा ने कल्पना चावला और बाकी क्रू मेंबर्स को काफी ट्रिब्यूट्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे कि मार्स पर जो लैंडिंग करी थी नासा ने, उस जगह को कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन बुलाया गया। और मार्स और जुपिटर के बीच कई सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका नाम इन क्रू मेंबर्स के नाम पर रखा गया। यही कारण कि आज हमारे सोलर सिस्टम में कहीं दूर चक्कर लगा रहा है एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 51826 कल्पना चावला। ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। एक और ऐसे हादसे के ऊपर वीडियो है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली में सरवाइव कर गए हफ्तों तक स्पेस में गुम होने के बाद। अपोलो 13 का ये मिशन यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।